चार्ल्स हाउ की थ्योरी थी कि तकरीबन 80 टू 120 ईयर्स लगते हैं, तो 100 साल बाद नया काम शुरू हो गया। जो सोशलिज्म था, लोगों के पास पावर आई, जब लोगों के पास पावर आई तो उन्होंने कहा भाईजान हम लोगों ने अपने कानून खुद बनाने हैं, हम लोग खुद इकट्ठे होंगे, और दैट गेव वे टू नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म ये है, और ये बेसिकली दिस इज वेरी सिनोनिमस विद सिविलाइजेशन, जो वो के उसकी थ्योरी थी सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, दैट हैज अ वेरी नेशनलिस्टिक फोकस्ड टेंडेंसीज. So nationalism is a theory which says that लोग, people of similar traits, it might be language, it might be race, religion, etc. They tend to come together and they say कि हम अपनी एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं. और ये नेशनलिज्म जो है, इसकी टेंडेंसीज उसी वक्त शुरू हुई जब सोशलिज्म कामयाब हो गया, जब लोगों के पास राइट्स है, तब भी उन्होंने कहा कि जी अब हम लोगों ने हुकूमत भी अपनी खुद ही करनी है, कोई और बंदा आके बाहर से हम पे हुकूमत नहीं करेगा. अ, ये नेशनलिज्म टेंडेंसीज का जो सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू मूवमेंट था वो आया अमेरिका में. जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका ने लड़ी थी यूके के साथ, वो एग्जैक्टली नेशनलिस्ट की थी. और यूएस ने एक स्लोगन रेज किया, नो टैक्सेस, नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेस. अब होता ये था कि अमेरिका में टैक्सेस वो लगते थे जो कि यूके बोलता था, तो उन्हें, लेकिन पार्लियामेंट में अमेरिका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी. तो वो कहते थे हम पे आप वो टैक्स लगा देते हैं जहाँ जो जो हम पे एप्लीकेबल भी नहीं होने चाहिए, तो हमारा इसमें क्या कसूर है? तो हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए. अगर पार्लियामेंट में आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो हम लोग कोई टैक्सेस नहीं देंगे. तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस जो है सबसे पहली सॉर्ट ऑफ मास स्केल पे अमेरिका ने चलाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ. और ये वो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि जी रिलीजन वगैरह चीजें एक्सप्लेन करती हैं, इधर से एक्सप्लेन नहीं होती है, क्योंकि वॉर ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, इट वाज रियली अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. देन ब्रिटिश एंड अमेरिकन दे आर लाइक कजन्स टू ईच अदर, येट दे फॉट एंड देन फॉट वायलेंटली. तो अमेरिका ने ये स्लोगन रेज किया, नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेस. तो और उसके बाद फिर आपस में जंग हुई. अब मैं ब्रिटिश ने मना कर दिया, फिर जंग हुई, बड़ी वायलेंट जंग हुई. जॉर्ज वॉशिंगटन के की लीडरशिप में अमेरिका ने वो जंग जीत ली. और फिर जो पीपल वर लॉयल टू द ब्रिटिश, जो उनके साथ हुआ था वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाउ क्रूअल दे वर द फाउंडिंग फादर्स. बट लेकिन हर रेवोल्यूशन में यही होता है, जो रेवोल्यूशन जीत जाता है, जो आइडियोलॉजी जीत जाती है, वो दूसरे बंदे के साथ बहुत बुरा करती है. तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट में कहा था ना, कोई भी आइडियोलॉजी जो होती है फुल प्रूफ नहीं होती, हर किसी में पिटफॉल्स होते हैं. एनीवेज, तो अमेरिका में ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई. एट द सेम टाइम नीचे साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में सोशलिस्ट इनकलाब आ चुका था. वहां पे बहुत ज्यादा लोग अपनी हुकूमतें बना रहे थे. तो इसकी खबरें जब यूरोप में आई, तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि जी हम लोग भी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं. तो उस वक्त जर्मनी वॉज नेवर अ कंट्री, जर्मनी वॉज स्मॉल सिटी स्टेट्स, एंड इटली वॉज ऑल्सो स्मॉल सिटी स्टेट. आप ये नहीं कहते थे मैं इटालियन हूँ, आप कहते थे कि मैं वेनिशियन हूँ, आप, मैं वेटिकन से हूँ, मैं मिलान से हूँ. हर बंदे की एक, हर इटली की हर सिटी स्टेट्स होती थी. और सिमिलरली द केस वाज विद जर्मनी एज वेल. जर्मनी भी स्मॉल, प्रुशिया कहते थे, स्मॉल सिटी स्टेट्स थी उधर. तो इनकी यूनिफिकेशन ऑन द सेम नेशनलिस्ट आइडेंटिटी, कि इटालियंस इकट्ठे हुए अंडर इटालियन एम्बलम, जर्मन्स इकट्ठे हुए अंडर जर्मन एम्बलम. तो जर्मनी, अगर आप 200 साल पहले जाएं तो देर इज नो कंट्री कॉल्ड एज जर्मनी, इट वाज प्रूशिया. इटली तो बिल्कुल ही छोटी छोटी सिटी स्टेट्स होती थी, और वो इकट्ठी हुई. तो देर वाज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑन द सेम नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी. फिर जो सर्बिया था, सर्बिया में बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी शुरू होगी. और सर्बिया जो था वो बीच पहले ऑटोमन्स के पास था, फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पास था. तो वो काफी देर तक फॉरेन कुव्वतें देख रहे थे. तो हुआ ये कि वहां पे ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन में, कि देयर वाज अ आर्चड्यूक ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर. उस वक्त ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे वो इकट्ठे एक एम्पायर में थे, उसको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोलते थे. तो उसका जो प्रिंस था वो सरायेवो में फिर रहा था, बोस्निया में. तो वहां पे एक सर्ब नेशनल ने उसे कत्ल कर दिया. और कत्ल क्यों किया? क्योंकि सर्बियंस वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट. वो नेशनलिस्ट fervor था उनके अंदर, सो दे वांटेड
देयर ओन रिप्रेजेंटेशन, दैट वाज नॉट हैपनिंग, दे केयर्ड। और जब जैसे ही वो मरा 28 जून महीने बाद, because of complex set of alliances between Germany and Italy and Russia and Ottoman Empire, everyone plunged into World War One. तो नेशनलिज्म जिसको आज यूरोप में या बाकी दुनिया में बड़ा गलत और गलीज तरीके से देखा जाता है, द थिंग इज लाइक नेशनलिज्म वाज अ वेरी, जिसने जो और उसकी जो गलत समझा जाता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बिकॉज इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इसकी जो जो जन्म हुआ नेशनलिज्म का वो यहीं पे हुआ है यूरोप में, और उसका जो जो स्टार्ट था वो लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में हुआ है। तो नेशनलिज्म वाज नॉट समथिंग दैट वाज देयर इन इंडिया, जो कि आज हम बलोच नेशनलिज्म या पश्तो नेशनलिज्म की बातें करते हैं या पंजाबी नेशनलिज्म की बातें करते हैं। नेशनलिज्म वाज एन एलियन कॉन्सेप्ट इन ब्रिटिश इंडिया। इट वाज अ वेरी मच अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो कि हमने अडॉप्ट किया। खैर, ये थोड़ी सी डिबेटेबल बात भी है कि अगर आज ड्यूक फर्डिनेंड अगर ना मरता तो क्या वर्ल्ड वॉर नहीं होती। तो मेरा ये ख्याल है कि वर्ल्ड वॉर वन फिर भी हो जाती, लेकिन ऑब्वियसली इट एक्सपेडाइटेड वर्ल्ड वॉर वन। जैसे ही वो मरा तो लोग बहाना ढूंढ रहे थे वैसे ही लड़ाई करने का, तो जैसे ही वो मरा तो उसके बाद कत्ल हुआ तो फौरन एवरीवन प्लंज्ड इनटू इट। इसमें मजे की बात यह है कि नेशनलिज्म जब यूरोप में चलना शुरू हुआ तो जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें पैन अरबिज्म भी स्टार्ट हो गया था। पैन अरबिज्म इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म, और आगे जो बंदे यूएई में रहे हैं उनको पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एमिरेटाइजेशन, सऊदीया में सऊदीआइजेशन, कुवैत में कुवैताइजेशन। हर अरब मुल्क में एक अपनी आइजेशन है, और वो सारी नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी, और वो सब ने जन्म लिया था पैन अरबाइजेशन को यूरोप को देख के। ये सब उन्होंने उसके बाद शुरू की थी ऑटोमन। और ये पैन अरबाइजेशन को जो है ना बड़ा ज्यादा, इसको मैं अभी पार्क कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग दैट इज गोना एक्सप्लेन पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, क्योंकि इसने बहुत काम खराब किया था बाद में। और अलामा इकबाल जो कि टू नेशन थ्योरी है, वो भी जब यूके में पढ़ के उन्होंने देखा भाई नेशनलिज्म, हर बंदा नेशनलिज्म का नाम लगा रहा था, ही एक्चुअली लर्न फ्रॉम यूरोप, केम टू ब्रिटिश इंडिया, ऐसा लाइक टू नेशन थ्योरी है, हम लोग दो नेशन है, एक नहीं दो है। उससे पहले किसी ने नहीं बात की थी। तो द थिंग इज के जब हम लोग ये चीजें देखते हैं तो पर्सपेक्टिव समझना जरूरी होता है कि इट माइट नॉट बी वेरी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, इट माइट हैव बीन अडॉप्टेड एज इज द केस विद टू नेशन थ्योरी, बिकॉज इट वाज नॉट something that was autonomous, but something that he learned whilst his stay in Europe. Anyways, nationalism ideology जो थी वो जब वो कहते हैं कि जी सेल्फ रूल होगा, हम लोग खुद सब कुछ करेंगे, तो इंपीरियलिस्ट जो थे, जो कि कंट्रीज को कंट्रोल करते थे, वो उसके खिलाफ हो गए। और इंपीरियलिज्म जो है वो, यानी कि जब से हिस्ट्री शुरू हुई है आप हमेशा ये देखते हैं बड़े बड़े एम्पायर हैं, और वो जो बड़े बड़े एम्पायर हैं वो इंपीरियलिस्ट डिजाइन के लिए होते हैं। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, फिर उसके बाद जो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मुस्लिम एम्पायर, बट वट एवर यू वांट टू कॉल इट, खिलजी एम्पायर, उतमैयद एम्पायर, फातमिद एम्पायर, सेल्जुक एम्पायर, मुगल एम्पायर, ये सब जो थे ये सब इंपीरियलिस्ट थे। मुगल जो थे दे वर नॉट फ्रॉम इंडिया, they were either from Persia or from Afghanistan. And some local people, I mean, few people believe that they actually were Turks as well. Anyways, इन सब ये बाहर से लोग आते थे और कॉन्कर करते थे मुल्कों को, शहरों को। तो ये इंपीरियलिज्म जो था ये बड़े अरसे से चल रहा है और हिस्ट्री में बड़ा पुराना ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें एक चीज जो समझने वाली बात है कि इंपीरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी वो टोटली बिलीव करती है कि अगर मेरे पास पावर है तो मुझे अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना है। और वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किस तरह मैं बढ़ा सकता हूँ, यानी कि डांग सूटा लेके मैं लोगों के पीछे पड़ जाऊं और उसके बाद है ना उनसे एरिया हथियार लूं, जमीन हथियार लूं। तो इट इज ऑल अ फॉर लैंड आइडियोलॉजी, कि मैं अपना लैंड किस तरह बढ़ा लूं। और फिर जो मैंने पिछले एक्सप्लेन की फ्यूडलिज्म की लैंड जब मेरे पास आ जाएगी तो फिर मैं आगे बाकी चीजें खुद ही चला लूंगा। 1604 में अलबत्ता इंपीरियलिज्म में थोड़ी सी चेंज आई थी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जो कि दुनिया का फर्स्ट आईपीओ भी है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जाएंगे दुनिया में ट्रेड करेंगे, बट एक्चुअली द आइडिया वाज टू प्लंडर डिफरेंट कंट्रीज एंड देन टेक देयर एसेट्स एंड देन यूज देम फॉर प्रॉफिट। तो इंपीरियलिज्म में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। तो फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कैरेबियन ट्रेडिंग कंपनी, वो हर कोई ट्रेडिंग के नाम से शुरू हुआ और सब फॉर प्रॉफिट थे। बेसिकली मकसद सिर्फ यही था कि गो टू डिफरेंट कंट्रीज एंड प्लंडर।
एंड प्लंडर एज मच एज यू कैन, एंड दे डिड प्लंडर। एनीवेज, ये दो आइडियोलॉजीज की आपस में जंग हुई, और ऑब्वियसली नेशनलिज्म सॉर्ट ऑफ कम आउट एज ए विनर, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। पहले दुनिया में इतनी ज्यादा कंट्रीज नहीं होती थी। मेरे ख्याल में लीग ऑफ नेशंस में तकरीबन 80 के करीब, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद नहीं थी, नंबर ऑफ कंट्रीज वेंट टू 80। उससे पहले बहुत कम, आप हाथ पे गिन सकते हो। तो बहुत ज्यादा कंट्रीज ऐसी भी थी जो कि वैसे अपने आप को सोवरन कहलाती थी, लेकिन सोवरन नहीं थी। तो बहुत ज्यादा हुआ। और ये सिर्फ ये नहीं कि जी अंपायर स्प्लिट हुए, बहुत ज्यादा सिटी स्टेट्स कंबाइन ऑन द नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी।